प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी प्रेमियों, आज हिंदी के क्लास में एक ऐसे कवि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनको हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना गया है। और इनके बारे में आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्यों इनको हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप में सबसे पहले अपनाया गया और ये उपाधि किसने दी और क्या इन्होंने हिंदी साहित्य में सेवा की, इनको प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, ये सब आज आप देखेंगे। ऐसा ज्ञान लिखा हुआ है इनके जन्म के बारे में। यहाँ देखिए, इनका जन्म लिखा है 3 अगस्त 1886 ईस्वी, चिड़गांव जिला झांसी, जो अब झांसी से कट करके ललितपुर जनपद के नाम से आ गया, जनपद में आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ पिता, इनके पिता श्री का नाम रामचरण था। रामचरण जी अपने समय के एक अत्यधिक प्रसिद्ध कवि थे, जन्मजात कवि थे। इसलिए गुप्त जी को पैतृक रूप से कवि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये पूरा इनको अपने पिताजी से प्राप्त हुआ। और आप जानते ही हैं, घर का वातावरण जैसा होता है उसके अनुरूप ढलने में कोई समय नहीं लगता। उसके बाद शिक्षा इनकी, आपको जान करके ताज्जुब होगा, रेगुलर शिक्षा इनकी सिर्फ 9th तक की थी। 9th तक की शिक्षा इनकी रेगुलर तरीके से हुई। उसके बाद ये छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्या हुआ? इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और गांधी जी के स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से ये साहित्य सेवा और जन चेतना या स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। और इसके लिए इन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि अनेक बार जेल की हवा भी खानी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा। अब आप देखिए कि 9th तक पढ़ा हुआ व्यक्ति रेगुलर अपने स्वाध्याय से, अपने प्रयास से इनको D.Litt, ये PhD के बाद की डिग्री होती है, D.Litt की उपाधि इनको 2 विश्वविद्यालयों ने दी, प्रयाग विश्वविद्यालय ने और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। दोनों विश्वविद्यालयों से इनको D.Litt की उपाधि प्राप्त हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी प्रतिभा का। अब यहाँ है समाज में इनकी क्या साहित्यिक परिचय, इनका क्या है, साहित्यिक में क्या इनका मूल रोल रहा। तो इसमें क्या है कि ये साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक अग्रणी हुए। महावीर प्रसाद जो अपने नाम से हिंदी साहित्य के द्वितीय युग के प्रणेता हैं, उनका प्रभाव पड़ा और उसके बाद ये हिंदी साहित्य का अनन्य सेवक इस नश्वर संसार को छोड़कर 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इस संसार को त्याग दिया। अब इसमें साहित्यिक परिचय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की विभिन्न विधाओं
और उनकी बौद्धिक प्रेरणा से प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने हिंदी साहित्य को जो महत्व दिया, जो स्थान हिंदी साहित्य को जो ऊंचाई दिया, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ साथ मुंशी मुंगेरी जी का भी बहुत साथ रहा। मुंशी मुंगेरी और द्विवेदी जी से प्रभावित होकर इन्होंने साहित्यिक साधना, साहित्य को उच्चतम स्थान प्रदान किया। और उसके बाद इनकी इसी प्रेरणा से या इन्हीं साहित्यिक परिचय के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। अब यहाँ पर पूछा जाता है जीवन परिचय में ये सवाल 5 नंबर का होता है। इसको आप कह सकते हैं 3 + 2 = 5 और बहुत ही प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त जिस क्लास के, जिस स्तर में, जिस बोर्ड से प्रिस्क्राइब पाठ्यक्रम में हो और कुछ सामान्य चीज़ें भी इनके बारे में पूछी जाती हैं। जैसे यही पूछा जाए हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। अब यहाँ पर कृतियाँ या रचनाएं, सोचिए उस जमाने में 9th क्लास का क्या महत्व था। मैथिली शरण गुप्त जी की ओरिजिनल 35 यानी 35 रचनाएं हैं और 9 इनके अनुदित ग्रंथ हैं, यानी दूसरी भाषाओं ग्रंथों का इन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। और इनकी रचनाओं में कुछ रचनाओं का आप ध्यान दीजिए। सबसे श्रेष्ठ रचना है साकेत। ये महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है। और ये हिंदी का, यहाँ भी देखिए जीके है, हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। साकेत के साथ साथ इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में यशोधरा उर्मिला, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, भारत भारती आदि। इनकी कुल 35 रचना है। एक प्रसिद्ध रचना जिसका उल्लेख बीच में आएगा वो है बकासुर या बक असुर। इनके साथ साथ मेघनाथ वध भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब आ जाते हैं हम इनकी भाषा शैली पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th तक की इनकी शिक्षा है रेगुलर, इसलिए इनकी भाषा द्विवेदी जी के प्रभाव फलस्वरूप सरल, सरस, प्रवाहपूर्ण है। इसमें उर्दू, देशज के साथ साथ हिंदी
के परिस्थिति शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली इनकी भावात्मक है, गवेषणात्मक है और प्रबंधात्मक शैली भी है, गीत नाट्य शैली भी है और आखिर में है हिंदी साहित्य में इनका स्थान। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के अनन्य भक्त तब बने जब इनको पैतृक रूप में कविता करने का श्रेय प्राप्त हुआ और द्विवेदी जी के साथ मुंशी मुंगेरी जी का साथ मिला। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी साहित्य जगत के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहे जा सकते हैं। इतना बड़ा स्थान कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके नाम से शुक्ल युग जाना जाता है, जो बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार और आलोचक थे, उन्होंने कहा कि इनको हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। उसके बाद इतनी विशेषताओं के साथ आप इनकी कुछ अलग से विशेषताएं देखें। अलग से इनकी क्या विशेषताएं हैं? वो 5 विशेषताएं हमने यहाँ अंकित किया आपके सामने। आर्य संस्कृत के उपासक, पहली विशेषता इनकी, यानी आर्य संस्कृति से मतलब है क्योंकि आर्य मध्य एशिया से आए और भारत पे आने के बाद सबसे सुसंस्कृत इनकी संस्कृति थी, उच्च कोटि की संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पूरा केंद्र या पूरा साहित्य, पूरा लिटरेचर इनके जीवन में था। भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं थी, जो उसका उन्नत स्वरूप था, उस सब पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और इतना ही नहीं है, इस यशोधरा में तो उन्होंने यशोधरा के चरित्र को एक माँ, आदर्श माँ और आदर्श पत्नी, जो भारतीय स्वरूप का विचित्र रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप है, उसमें इन्होंने लिखा यशोधरा के बारे में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस तरह से आप देखते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। दूसरी विशेषता इनके साहित्य की है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम और भारतीय आर्य संस्कृति के उपासक होने के कारण ही महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में महत्व दिया, राष्ट्र कवि का इनको नाम दिया। इस राष्ट्र प्रेम में उन्होंने कहा, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है, यानी उसका जीवन व्यर्थ है, वो धरती का बोझ है अगर वो उसके अंदर सम्मान नहीं है और राष्ट्र प्रेम का भाव नहीं है, अगर वो अपने वतन से मोहब्बत नहीं रखता। तीसरी बात है सुधारवादी दृष्टिकोण। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर कवि अपने जमाने में जो समाज में भी संगत देखा,
उसका उन्होंने चित्रण खुल करके किया। और खास तौर से जब जब भी समाज में ऊंच नीच की खाई बनी, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया कवियों ने, और इन्होंने तो साफ कह दिया, इन्हें समाज नीच कहता है, ये भी तो हैं प्राणी। जो दबे कुचले थे, दलित समाज के लोग थे, समाज के नीचे तबके के लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, सभ्यता संस्कृति से अछूत थे, उनके बारे में गुप्त जी ने कहा, इन्हें समाज नीच कहता है, ये भी तो हैं प्राणी। जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इनको बनाया, उसी ईश्वर की ये भी संतान है। और कबीर के शब्दों में, नदियाँ एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर बात के फेरे। इस सब इस दुनिया में एक परमपिता की संतान है। यहाँ आने के बाद कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई अमीर, कोई गरीब, सारा बंटवारा यहाँ का है। सबके खून का रंग एक है, सबका खून एक है। फिर इन्होंने देखा कि समाज में कुछ लोग तिरस्कृत हैं, तो उन्होंने कहा व्यंग क्या समाज पर कि लोगों जो अपने को संपन्न समझते, इन्हें समाज नीच कहता है, ये भी तो है प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। पढ़े लिखे नहीं हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रचलित भाषा बोलकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो इन्हें क्यों समाज ऐसा कहता है। और सबसे बड़ी बात, गुप्त जी ने जो कहा, वो कहा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है कि जो जिया न आपके लिए। अब इससे बड़ा सुधारवादी दृष्टिकोण क्या हो सकता है। फिर उसके बाद आते हम राजनीतिक दृष्टिकोण पर, क्योंकि राजनीति हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। इस पर भी मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी सशक्त लेखनी चलाई, और राजनीति के स्वच्छ स्वरूप, राजनीति में नीति हो, उस नीति के साथ राज्य चले, तभी सबका जीवन सुखमय होगा, समाज उन्नतशील होगा, समाज में सबको समता का अधिकार प्राप्त होगा। लास्ट में प्रकृति वर्णन, ये प्रकृति वर्णन यशोधरा में आपने देखा, इनका सुहारवादी दृष्टिकोण और वो सब। उसके बाद यहाँ आप देखिए कि ये पंचवटी में उन्होंने साफ दिखा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। ये उस समय का वर्णन है जब कैकेयी भारत और अयोध्यावासी राम को वनवास से वापस लाने के लिए जाते हैं। वहाँ शाम को जब सभा लगती है, इसको आप कैकेयी अंताप में आगे दूसरे वो में लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।